आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट का पूरा बेसिक पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा मैं। तो सबसे पहले हम एटम की बात कर लेते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। देखो लिखा हुआ अभी यहाँ पे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल डेटा यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। मतलब किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब कोई भी एलिमेंट है हमारे पास, इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एटम। तो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कोई भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, उसको एटम बोलते हैं। मतलब कि जिसको, मतलब स्मॉलेस्ट का मतलब हो गया इसको अब इससे छोटे टुकड़े में नहीं तोड़ा जा सकता। सबसे मतलब स्मॉलेस्ट पीस है इसका, एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पीस है ये। इससे फर्दर इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं फर्दर, या इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो गया? मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल। किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो गया? एटम हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। ये सब किसके एग्जांपल है? एटम्स के। ये सब एटम्स हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एटम के स्ट्रक्चर की, इसमें क्या क्या होता है। देखो एटम की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो एटम में क्या है, सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, या नाभिक भी बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये दोनों नाभिक में होते हैं, सेंटर में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जो भी हमारा न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ क्या है? ऑर्बिट्स होते हैं। देखो ये ऑर्बिट्स है, जो ये आपको दिख रहे हैं ना, ये सारी क्या है? ऑर्बिट्स है। ये गोल गोल दिख रहे हैं जो ऑर्बिट्स है सारे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जो भी ऑर्बिट्स होते हैं इनमें, जो भी हमारा न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इतना समझ में आया? एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली सिंपली सेंटर में होगा न्यूक्लियस, जिसमें क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। और उसकी चारों तरफ क्या होंगे बेटा? ऑर्बिट होंगे उसके चारों तरफ। तो उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो इसमें क्या है? सेंटर में तो क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस पर आवेश कौन सा होता है? आवेश होता है नेगेटिव। जो इस पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है? माइनस किसको साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो कि 1/1836 मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब मास इसका 1/1836 गुना होता है इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन की। इसका मतलब हल्का कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हल्का हो गया मास ऑफ प्रोटॉन से। तो ज़्यादा किसका हो गया? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज लेस देन इज मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? बस ज़्यादा ही। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही चार्ज होता है, बट साइन अपोजिट होता है। देखो चार्ज तो वही है, अमाउंट ऑफ चार्ज तो वही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट यहाँ पे क्या है? साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है प्रोटॉन पे। और मास क्या हो गया इसका? 6.67 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होता है बेटा? चार्ज कितना होता है? 0 होता है। इस पर कोई भी चार्ज होता नहीं होता, ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। ये कौन सा होगा? आवेश रहित होगा या उदासीन होगा। ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू किसके इक्वल होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन के। मतलब न्यूट्रॉन का मास किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है और उसका मास 1/1836 गुना होता है किसका? मास ऑफ प्रोटॉन का। फिर इसके बाद हमने बात की प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन पर अमाउंट ऑफ चार्ज तो सेम होता है, बट साइन अपोजिट होता है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है। और मास 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और न्यूट्रॉन पे आवेश रहित होता है। इस पर कोई भी न्यूट्रल होता है, मतलब कोई भी आवेश नहीं होता है। और इसका जो भी एटॉमिक मास है वो कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बेटा हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस है। तो देखो एटॉमिक मास तो क्या होता है? बेसिकली परमाणु का मैक्सिमम भार कहाँ पे होता है? नाभिक में। तो नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
अगर दोनों की संख्या को हम जोड़ देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, वहाँ पे एटॉमिक मास आ जाएगा। तो देखो न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, एन का मतलब क्या है न्यूट्रॉन और पी का मतलब क्या है प्रोटॉन की संख्या, अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो किसका मास आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। जो भी हमारे पास परमाणु है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का बाहर आ जाएगा। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे पी आएगा प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, सपोज करो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 8 हो गया, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितनी हो गई, 8 हो गई। और इसमें न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो कितने हो गए, तो एटॉमिक मास कितना हो गया, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे, जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। तो कितना आ गया, 16 AMU। अब इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो क्या हो गई है, तो इसका एटॉमिक नंबर तो हो गया 8 और एटॉमिक मास हो गया 16। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एटॉमिक मास को किस में नापते हैं, AMU में, इसकी यूनिट होती है AMU। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ग्राम में एटॉमिक मास। AMU ग्राम से रिप्लेस कर देंगे, जैसे 16 ऑक्सीजन में कितने AMU है, एटॉमिक मास 16 AMU है, तो कितना हो गया 16 ग्राम। AMU को ग्राम से रिप्लेस कर देंगे। और ग्राम एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, 1 मोल के। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, देखो आगे 1 मोल नाइट्रोजन में कितना होगा, 14 ग्राम होगा। 1 मोल कार्बन में कितना ग्राम होगा, 12 ग्राम होगा। जो भी इसका एटॉमिक मास होगा वो 1 मोल के इक्वल होगा अगर ग्राम में नापेंगे तो। और यहाँ तक समझ में आया। 1 मोल में कितना होती है अवोगाद्रो संख्या, कई छोटे मोटे एग्जामों में पूछ लेते हैं, 6.023 इंटू। तो 1 मोल में कितनी अवोगाद्रो संख्या होती है, 1 मोल में होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतना आपको ये याद करना ही, ये पूछ लेता है कई बार एग्जामों में। अब हम बात करते हैं कि 1 मोल H2 में 18 ग्राम होंगे। बिल्कुल बेसिकली बात है कि दोनों का एटॉमिक मास जोड़ देंगे, हाइड्रोजन का हो गया 2, ऑक्सीजन का हो गया 16, 18 हो गया। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे कि कोई भी, जैसे यहाँ पे 2He4 लिखा है आवर्त सारणी में, इसका मतलब क्या होता है, जो 2He ऐसे लिखा होता है आवर्त सारणी में, आपने देखा होगा। देखो यहाँ पे लिखा होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे क्या लिखा होता है, देखो एटॉमिक नंबर लिखा होता है, और ऊपर की साइड क्या लिखा होता है, एटॉमिक मास। तो देखो इसका जो भी 2He4 है, इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें हाँ ये 2He4 लिखा हुआ है, तो देखो अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास क्या हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया 2 इसका। तो एटॉमिक मास का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई है, ये हो गई 2। ठीक है, ये हो गई 2। और एटॉमिक मास कितना हो गया इसका, एटॉमिक मास का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास कितना हो गया इसका, एटॉमिक मास देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, हाँ देखो इसमें जैसे 2He4 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो नीचे तो लिखा होता है एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा होता है एटॉमिक मास। तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2 हो गया इसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखो हम देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कितने हो गए इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 प्रोटॉन हो गए। फिर एटॉमिक मास की बात करते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास हो गया इसका 4 हो गया। देखो ऊपर लिखा हुआ है 2He4, मतलब ये क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया, ये क्या हो गया, इसका एटॉमिक मास हो गया। तो एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी, 4 के बराबर, दोनों का योग। अब हमें प्रोटॉन की संख्या पता चल गई यहाँ से एटॉमिक नंबर से कि 2 है, तो हमने 2 यहाँ पे रख दिया, वैल्यू 2 रख दी प्रोटॉन की। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 2। तो इसमें क्या हो गया बेटा, इसका मतलब 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एन का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, पी का मतलब प्रोटॉन की संख्या, एन का मतलब ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम सारी कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया हमने, इसमें 2 प्रोटॉन आए, 2 न्यूट्रॉन आए और 2 इलेक्ट्रॉन आए। ये सपोज करो हम बात करते हैं 1H1 की बात करते हैं,
तो देखो 1H1, देखो ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई। अब जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्या है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो किसके बराबर आएगी, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 1 के बराबर आएगी। अब हमें प्रोटॉन की संख्या पता है कितना है, एक प्रोटॉन है, तो किसके सम किसके बराबर होगा, 1 के। तो इसका मतलब n इक्वल टू क्या आ गया, 0। मतलब न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें, 0 होंगे। तो हाइड्रोजन में कितने होंगे, एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होगी, क्योंकि एटम क्या होता है, उदासीन होता है, कोई भी आवेश नहीं होता, उस पर न्यूट्रल होता है। इसलिए प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, क्योंकि जितना प्रोटॉन पे आवेश होगा पॉजिटिव, उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हाँ, अभी जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा देंगे। बिल्कुल बेसिकली बात है। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए करेंगे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, माइनस एटॉमिक नंबर क्या हुआ, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या। हम प्रोटॉन लिख देते हैं, प्रोटॉन से प्रोटॉन कट गया, क्या बच गया, केवल न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑक्टेल रूल की। तो ऑक्टेल रूल क्या बोलता है कि प्रत्येक एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में अगर उसको स्टेबल होना है तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। मतलब कोई भी एलिमेंट हो अगर उसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह स्टेबल होगा। तो प्रत्येक एलिमेंट क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा या कुछ भी करेगा, उसको आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं हर कंडीशन में। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उस एलिमेंट की वैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। मतलब कोई भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको उसकी क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। और किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले ये देख लेते हैं हम। तो 2n² होते हैं। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, यहाँ पे 2n², जहाँ पे n क्या है, ऑर्बिट की संख्या, ऑर्बिट का नंबर है। सपोज करो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो हमने यहाँ पे 1 रखा n की जगह, तो कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेकंड में 1 के n की जगह 2 रखा तो 8 आएंगे। थर्ड में n की जगह, एक मिनट रुको बेटा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। अब इसकी जगह हम 3 रखेंगे तो 3² 18 आएंगे थर्ड में। ये गलत हो गया यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या है, 2n² है, तो मेरे को n की जगह वैल्यू रखनी थी, मैंने जल्दी में, सॉरी इसके लिए थोड़ी सी गलती हो गई, n की जगह रखना है। अब फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4², कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे फोर्थ में, फोर्थ में आएंगे 16, 32 आएंगे। 5 में कितने आएंगे, 5², पचास आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। तो ये गलत है, इसको काट देना है आपको, ऑर्बिट की संख्या पुट करके निकाल लेना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो एग्जांपल देखते हैं हम बहुत सारे, आप वैलेंसी निकालने का। सपोज करो हम बात कर रहे हैं हाई, देखो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2n² से निकाल लो, फिर n की जगह 2 पुट करा तो कितने आ गए, 2 दूनी 4 और 8। थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18। फोर्थ में 32। बस इतना ध्यान रख लो। तो देखो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, तो 1 इसमें आ जाएगा। तो आउटर ऑर्बिट कितना हो गया, पहला ऑर्बिट हो गया, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवेलेंट, मतलब यूनी और वेलेंट लगा देंगे पीछे। यूनी का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्य कक्ष में, इसका मतलब ये। अब हम बात कर रहे हैं हीलियम की बात कर रहे हैं। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। दोनों के दोनों फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे। लास्ट ऑर्बिट कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, बाईविलेंट। बाई का मतलब 2 और विलेंट का मतलब वैलेंसी हो गई इसकी 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। फिर लिथियम की बात कर लेते हैं। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आ सकते हैं, तो पहले में 2 आ गए, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास, 1। तो अगले नेक्स्ट सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1। तो इसका आउटर ऑर्बिट कौन सा हो गया, सेकंड ऑर्बिट हो गया। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1। इसका मतलब ये भी क्या हुआ, यूनिविलेंट हो गया। देखो जिससे आगे यहाँ पे दिखाया गया है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आ गए, दूसरे ऑर्बिट में 1 आ गया, तो आउटर ऑर्बिट कौन सा हो गया, सेकंड वाला।
तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 यूनिवैलेंट हो गया। अब हम बात करते हैं बेरिलियम की। देखो बेरिलियम में का एटॉमिक नंबर कितना है, 4, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 4 होंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। देखो फर्स्ट में 2 आ गए, दूसरे में कितने आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तो दूसरे में 2 आ जाएंगे इसके। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बाईवेलेंट हो गया। इसके बाद हम बोरोन की बात कर लेते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन या 5 प्रोटॉन होंगे। तो देखो पहले ऑर्बिट में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो 2 आ गए, और दूसरे ऑर्बिट में कितने आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर 3 आ गए तो इसका मतलब आउटर ऑर्बिट कौन सा हो गया, इसका सेकंड ऑर्बिट हो गया। सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। इसका मतलब क्या हो गया, ट्राईवेलेंट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन में का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। इसका मतलब क्या हो गया, 6 प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो पहले ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। इसके बाद कितने बच गए, 4। तो 4 दूसरे में कितने आ सकते हैं, 8, तो दूसरे में आ जाएंगे 4। तो सेकंड ऑर्बिट में कितने आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेट्रावेलेंट हो गया। इसके बाद नाइट्रोजन में इसी प्रकार सेकंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये पेंटावेलेंट हो जाएगा। ऑक्सीजन हेक्सावेलेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। ठीक है, धन्यवाद।